तो हेलो गाइस, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी के इस साइंस के सुपर मॉक टेस्ट क्लास 7 पे फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तब आपको खुद पता चलेगा कि सच में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग एक बार क्लास में जुट जाइए। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैलेंज है आपको कि इस क्लास में 30 में से 25 प्लस करके दिखाइए। 30 क्वेश्चन आपको पता है कि हर क्लास में देता हूं मैं, एक क्वेश्चन फॉर यू देता हूं। तो 30 में से आपको 25 प्लस करके दिखाना है। अगर आप 25 कर लेते हो तो ये समझो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है एग्जाम के लिए। तो देर ना करते हुए आइए चलिए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस साइंस के सुपर मॉक टेस्ट 7 को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर अभी तक आपने महापीडीएफ 2.0 नहीं लिया है, क्योंकि पिछले जो है वैकेंसी के बैच में जो 2023 बैच की जो वैकेंसी थी उसमें महापीडीएफ 2.0 ने धमाल मचा दिया था। जो लोग लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। साइंस वहां से 1100 पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स अवेलेबल है उसमें। इंग्लिश के आपको 15 बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, साथ में रीजनिंग के 12 सेट मिल रहे हैं। और ये देखिए मैथ का भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिख रहा होगा जिसमें 12 सेट आपको बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। देखो महापीडीएफ का कॉस्ट है RS100। अगर नहीं लिए हो अभी तक तो ले लो। और इस मैथ वाले जो है पीडीएफ का कॉस्ट है, जो आपका प्रैक्टिस सेट पीडीएफ है जिसमें 12 सेट है, इसका कॉस्ट RS50। अगर नहीं लिया अभी तक तो फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9795111812 पे। आपको जो भी पेमेंट मेथड होगा, कैसे पेमेंट करना है बता दूंगा। पेमेंट करके ये पीडीएफ लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। तो ये पीडीएफ लेकर के तैयारी जरूर करिएगा। 1100 क्वेश्चन आपको 10 में 10 फंसा के दिए जाएंगे साइंस के। और बाकी इंग्लिश रीजनिंग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे दिया गया जो कि क्वेश्चन फॉर यू है। प्रीवियस क्लास का ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि हर बार प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं कराता हूं। तो इसके काफी सारे कैंडिडेट ने सही जवाब दिए थे, लेकिन काफी सारी कैंडिडेट का जो है जवाब यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का ओर पूछ रहा है, एसेक है। तो इनमें से हेमेटाइट, फ्लोरोस्पा, चालकॉपराइट और बॉक्साइट में से आपका बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का जो है ओर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में पिछली बार अभी कोस्ट गार्ड में ये पूछा गया था। 2 बार से लगातार कोस्ट गार्ड में ये पूछा जा रहा है, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। कह रहा है इनमें से कौन से जो है नोबल गैस का, ये नोबल गैस है याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन से नोबल गैस का जो है ट्रीटमेंट कैंसर में किया जाता है, यूज जो है मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा है? रेडॉन। याद रखिएगा, रेडॉन नोबल गैस का इस्तेमाल जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीडेराइट किसका ओर है? ये पूछ रहा है। फिर से मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो ओर होता है, एसेक होता है, वो किसी भी मैटर का क्या होता है? कच्चा धातु होता है जिससे वो मैटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सीडेराइट किसका ओर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन का, ठीक है। याद रखिएगा सीडेराइट किसका ओर है? आयरन का। आयरन जो है सीडेराइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर। याद करो, ठीक है। कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे कूलेंट पूछ रहा है, सॉरी। रेफ्रिजरेशन के तौर पे तो सीएफसी गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन के लिए। लेकिन कॉमनली कूलेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर के में जो है किसका यूज किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रीऑन या ऑक्सीजन। किसका इस्तेमाल होता है? फ्रीऑन का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसका इस्तेमाल होता है कूलेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर में? ये भी एग्जाम में पूछा गया, आपके कोस्ट गार्ड के ही एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, फ्रीऑन गैस का। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो कलर्स का अलग अलग सॉरी स्टार्स का जो आप अलग अलग कलर देखते हो ना, वो किसकी वजह से होता है? वो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, ठीक है। किसकी वजह से? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा उसका कलर थोड़ा आपको ज्यादा जो है वो दिखेगा, पीलापन उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। जिसमें थोड़ा कम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? थोड़ा कम जो है पीलापन उसका दिखेगा। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो कलर्स डिफरेंट स्टार्स का डिफरेंट कलर होता है ना, वो उनके टेम्परेचर वेरिएशन पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। तरह की किसी भी विंड का जो है फोर्स और वेलोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? एग्जाम में ये आ चुका है। सो दैट इज एनीमोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उलेन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। कह रहा है कि जो उलेन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारे शरीर को क्या है? वार्म रखते हैं, यानी गर्म रखते हैं। किस लिए? क्योंकि उल इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्योंकि उल हमारे जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। उल क्या है? एक बैड कंडक्टर है, ठीक है, हीट का।
या फिर उल जो उल है आपका वो एब्जॉर्ब कर देता है रेडिएंट हीट को फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट से, या फिर उल रिजेक्ट द हीट फ्रॉम द आउटसाइड ऑब्जेक्ट से, जो भी हीट अंदर आना चाहता है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर होगा, देखो क्या है कि उल जो है एक बैड कंडक्टर है, ठीक है, किसका? हीट का। तो हीट का जब बैड कंडक्टर होगा उल, तो जब हम लोग ऊनी कपड़े जब पहनते हैं, ठीक है, सर्दी के मौसम में, तो होता क्या, शरीर की जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर की जो ठंडी हवा है उसको अंदर शरीर पे नहीं आने देता है। एक बैड कंडक्टर का ये काम करता है, उल जो है हीट का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल कैचिंग ए बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन, देखो एक चीज बता देता हूं, कभी भी आपने देखा होगा कि क्रिकेट आपने भी खेला होगा, क्रिकेट खेलते वक्त जब कभी बॉल हमारे तरफ से आती है कैच लेने के लिए, तो हम लोग थोड़ा हाथ को पीछे करते हैं, ठीक है, मतलब जो बॉल जो कैच करने वाला होता है, ठीक है, प्लेयर, वो क्या करता है, हाथ को थोड़ा पीछे पुल करता है। इससे क्या होता है ना, वो क्या करता है, इससे वो मोमेंटम कम कर देता है, बॉल की जो मोमेंटम है उसको, उससे क्या होता है, थोड़ा और टाइम मिल जाता है बॉल को ट्रेवल करने के लिए, इसलिए उसका मोमेंटम कम होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो है प्लेयर को चोट लगने के चांसेस कम होते हैं हाथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कम से कम चोट लगता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉल का मोमेंटम थोड़ा और ट्रेवल कर, मतलब बॉल थोड़ा और ट्रेवल करता है, जिसके कारण हाथ पीछे करने पे मोमेंटम थोड़ा और कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, कह रहा है कि ये ध्यान से करना है, कह रहा है कि जो क्लियर नाइट्स होता है ना, ठीक है, जिसमें जैसे क्लाउडी नाइट नहीं होता है, बादल वगैरह नहीं होता है, वो ज्यादा ठंडा होता है किसके? क्लाउडी नाइट्स के अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन या इंसोलेशन, ये रेडिएशन की वजह से होता है, विकिरण की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है विद राइज इन द टेम्परेचर, किसी भी मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, अगर उस मीडियम में टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट पे? तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या ड्रॉप हो जाएगा सडनली? गलत मत करिएगा। तो टेम्परेचर, अगर किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हो, स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? गलत मत करिएगा। देखो एक चीज बता देता हूं, ये रिमेन अनएल्टर्ड, मतलब उसके लाइट की स्पीड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, याद रहेगा। टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए किसी भी मीडियम में जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है उसका टेम्परेचर तुम घटाओ या बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी स्पीड ऑफ लाइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है किसी भी चीज, देखो जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत मत करना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑयल राइजेस अप द विक इन ए लैंप बिकॉज, ये मैंने क्वेश्चन कराया था ना, कह रहा कि लालटेन में जो बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किसकी वजह से होता है? ब्लॉटिंग पेपर वाला क्वेश्चन याद करो, सेम आंसर उसका भी था। किसके वजह से होता है? दैट इज सरफेस टेंशन होगा या डिफ्यूजन होगा या फिर क्या होगा? क्योंकि ये कैपिलरी एक्शन होता है ना, क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, कैपिलरी एक्शन फिनोमिना की वजह से। ये देखो ब्लॉटिंग पेपर वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछता है और ये लैंप वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कैपिलरी एक्शन से संबंधित। दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम दिमाग में बैठा लो, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन द एटमॉस्फेरिक अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड, कह रहा है एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज जो है किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? इनमें से क्या जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम? ऑफकोर्स सी बात है भाई, सीधी सी बात है, क्या ऑब्जर्व करेगा? गलत मत करिएगा। याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेज किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब सभी ने दिया है। तो याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको क्या एब्जॉर्ब करता है? ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह नहीं, क्या एब्जॉर्ब करता है? आपका ओजोन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, याद रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पल्सर्स, क्वार्टिज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, व्हाइट ड्वार्फ। देखो ये बार बार करा चुका है, एग्जाम में भी आ चुका है। एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा। स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए हमेशा जो है एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब एटॉमिक क्लॉक साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह जो है साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जैसे रिएक्शंस वगैरह के जो है टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाई डज ब्लीडिंग ऑकर थ्रू द नोज इन हाई। देखो जब हम क्या है ना कि जब हाई माउंटेनियस रेंज पे जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे नाकों से, ठीक है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है नाक से। तो ऐसा क्यों होता है? द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, द प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड इज ग्रेटर देन द ऑन द प्लेन्स, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड, या द ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स एंड फाइनली डिक्रीजेज ड्रास्टिकली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो जो ब्लड प्रेशर होता है इंसान का, ठीक है, किसी भी आदमी का, जब आदमी थोड़ी ऊंचाई पे जाता है तो ऊंचाई पे क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या है, थोड़ी ऊंचाई पे जाने पे अचानक से नाक से कभी कभी खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ब्लड प्रेशर क्या है? हाई एल्टीट्यूड पे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज, क्या देखो ना, जब कभी भी आप पानी के ऊपर जो है, ठीक है, पानी के ऊपर कभी एक तेल का एक बूंद डाल के देख लेना, ये क्या होता है? सीधा से याद रखो, या तो ये ऑयल जो है लाइटर होगा वाटर से, या फिर ऑयल इज मोर विस्कियस होगा, ठीक है, या फिर चिपचिपापन होता है जिसको बोलते हैं, या ऑयल डज नॉट मिक्स, या ऑयल जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, या सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा कि जो ऑयल का सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ये मच स्मॉलर होता है वाटर की अपेक्षा, जिसके कारण क्या है, जो तेल है ना, वो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो पानी के ऊपर फैल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ, इट डिस्कनेक्ट्स द, क्या? जब देखो, जब किसी भी घर का मेन स्विच अगर बंद कर दिया जाए तो वो किसको डिस्कनेक्ट करता है? लाइव वायर को, लाइव और अर्थ वायर दोनों को, लाइव और न्यूट्रल वायर को, या अर्थ एंड, देखो अर्थ वायर तो नहीं डिस्कनेक्ट होगा, क्या होता है? याद रखना, लाइव और न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्ट होता है। न्यूट्रल में भी वो आपका क्या नहीं आता है, फिर सप्लाई नहीं आती है। ठीक है, जब मेन स्विच बंद होता है तो लाइव और न्यूट्रल दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थिंग रहती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन? ठीक है, ध्यान से करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहे हैं, इनमें से कौन से फिजिकल पेयर पे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज पेयर पे जो है सेम डायमेंशन होता है, डायमेंशन सेम होता है, फोर्स और पावर का, और वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड पावर का, वर्क एंड एनर्जी का, मोमेंटम एंड पावर का। गलत मत करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा इसका? इनमें से किन का डायमेंशन सेम होता है? किन्हीं दो का डायमेंशन सेम होगा। इनका होता है दैट इज वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, m1 L2 T-2। ठीक है, याद रहेगा, m1 L2, एक बार साफ लिख देता हूं, m1 L2 T-2, ये डायमेंशनल फार्मूला है वर्क एंड एनर्जी का, जो कि सेम होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, बोथ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? m1 L2 T-2, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मल्टीमीटर का काम क्या होता है? याद रखो, ओडोमीटर का कल मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस मेजर्ड, ठीक है, कितना ट्रेवल किया गया वो मेजर करता है। तो मल्टीमीटर क्या मेजर करता है? गलत नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये तो ओडोमीटर तो गाड़ियों में होता है, यहाँ पे मल्टीमीटर का जो काम है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। तो मल्टीमीटर का काम क्या होता है? देखो, मल्टी मतलब कई सारे इसके काम होंगे ना, तो मल्टीमीटर अगर आप ले लेते हो तो अलग अलग मतलब रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग से ओम मीटर नहीं लेना पड़ेगा, फिर वोल्ट मीटर अलग से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों काम कर देगा, करंट भी मेजर करेगा, आपके जो है सर्किट का वोल्टेज भी मेजर करेगा और रेजिस्टेंस भी मेजर करेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, मल्टीमीटर का काम ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन देखो, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स। जैसे हम लोग जो रिमोट वगैरह यूज करते हैं, टीवी का रिमोट वगैरह, तो जितने भी रिमोट सेंसिंग डिवाइस होते हैं, ये किस प्रकार का जो है रेज यूज करते हैं? इनमें इनबिल्ड सोर्स होता है। कौन सा? एक्सरे होता है, गामा रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, इंडिया इंफ्रारेड रेज होता है। देखो, ये इंफ्रारेड होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड रेज होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, याद रहना चाहिए। जितने भी हम लोग रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज यूज करते हैं तो उनमें क्या यूज किया जाता है? इंफ्रारेड रे का इस्तेमाल होता है। द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स। याद करो, लाइटनिंग कंडक्टर्स जब मैंने वो क्वेश्चन करवाया था काइट वाला कि लाइटनिंग कंडक्टर का जो है आविष्कार कैसे हुआ था, तो लाइटनिंग कंडक्टर किसका बनता है? हमेशा कॉपर का बनता है। गधे, उसी दिन बताए थे, सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, गलती मत करना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, एन एग सिंक्स इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट्स इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट बिकॉज। देखो, कह रहे कि एक अंडा जो है अगर सॉफ्ट वाटर में डाला जाए तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर वही कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब हुआ कि नमक वाले पानी में डाला जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट में अगर डाला जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो फिर क्या करेगा? तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडा जो है साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और फैल जाता है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर नहीं है, गलत होगा ना। क्या है कि एल्बुमिन जो होता है अंडे का, वो डिजॉल्व होता है साल्ट सोल्यूशन में, और जिसके कारण क्या अंडा हल्का हो जाता है। गलत,
वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन, गलत। क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ वाटर सोल्यूशन क्या होता है, अंडे का डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो डेंसिटी ऑफ साल्ट सोल्यूशन है ना, ठीक है, याद रखिएगा, द डेंसिटी ऑफ द साल्ट सोल्यूशन एक्सक्रीट्स द, क्या करता है, डेंसिटी ऑफ द एग। ठीक है, याद रहेगा, एक्सीड्स द डेंसिटी ऑफ एग। आपका सही क्या हो जाएगा, नमक, नमक का जो वो है आपका घोल है, वो अंडे के घनत्व को क्या कर देता है, अधिक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट इज यूज टू ब्लॉक डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए, इलेक्ट्रिक देखो एसी करंट को पास करने के लिए डीसी करंट को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। क्या होता है, ये रेजिस्टेंस तो होगा नहीं यार, प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या डायोड, इनमें से एक ही होगा आपका कैपेसिटेंस, जिसको धारिता बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट एलिमेंट में क्या करता है, ये डीसी करंट को ब्लॉक करता है एसी करंट को पास करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा, कैपेसिटेंस होता है उस एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज, कह रहा है कि जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछते हो, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो दोनों याद रखना, फंडामेंटल फोर्सेज में से सबसे वीकेस्ट फोर्स पूछेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। और यदि आपसे पूछता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द ऑल फंडामेंटल फोर्सेज, तो न्यूक्लियर फोर्स, दोनों चीज याद रहना चाहिए, एग्जाम में हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज मैक्सिमम एट, कह रहा है किसी भी गैस की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम कब होगी, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, नो, गलत। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, गलत। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, गलत। क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, याद रहेगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, टिक कर देता हूं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, याद करो, फिर मैंने बार बार देखो घुमा फिरा के मेरी थ्योरीज आ जाती हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रेविटी जो है वो मास को क्या करती है, इफेक्ट नहीं करती है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ग्रेविटी का, किस पे पड़ता है, वेट पे पड़ता है। तो सीधा सा एक आंसर देख लो कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टेकन फ्रॉम अर्थ मतलब पृथ्वी से किसी चीज को अगर मून पे लेके जाया जाता है तो उसका वेट 1/6 हो जाएगा। ठीक है, जितना वेट उसका यहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मास पे कोई चेंज नहीं होगा। तो सीधा आंसर देखो, मास विल नॉट चेंज लेकिन वेट चेंज होगा। सही आंसर क्या है, वेट चेंजेस हो जाएंगे बट मास रिमेन सेम। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी वाला लिक्विड पूछ रहा है, फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, पेट्रोल या मरकरी, गलत नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, इन तीनों में सॉरी इन चारों में से सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, पेट्रोल का होगा। ठीक है, किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल की इन चारों में से सबसे कम डेंसिटी होगी। अगला क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन पर, मतलब इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड को चेंज करने में क्या कौन से जो है डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो, कहते हैं ना रेगुलेटर चेंज कर दो, है ना। तो रेगुलेटर चेंज करने के लिए बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है कि अगर पंखा स्लो चल रहा है यार रेगुलेटर चेंज कर दो, है 2.3 एम्पियर का लगा लो, 2.5 का लगा लो, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन के जो है स्पीड को चेंज करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए, ठीक है, रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ रही है कितनी होती है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक या एबव 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक या फिर बिलो 20 किलोहर्ट्ज से कम या 2 किलोहर्ट्ज से कम। सही आंसर क्या होगा, सो दैट विल बी बिलो 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज से कम वाले जितने भी साउंड वेव्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका सी हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी याद रखना, एग्जाम में पूछता है। सबका अल्ट्रासोनिक हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सबका याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, एमआरआई मशीन आपने देखा होगा, ब्रेन का एमआरआई होता है ना। ठीक है, तो एमआरआई कैसे होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए। तो जो एमआरआई मशीन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, एमआरआई मशीन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, साउंड वेव का, एक्सरेज का, अल्ट्रासाउंड वेव का या मैग्नेटिक वेव का। देखो अगर आपको एमआरआई का फुल फॉर्म पता होगा तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आपका क्या होगा, पहले एमआरआई का फुल फॉर्म जानो फिर आंसर पता चलेगा। मैग्नेटिक रेनोसेंस इमेजिंग सॉरी इमेजिंग कह रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक रेनोसेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होगा। और इसमें जब मैग्नेटिक आ गया तो कहीं ना कहीं इसमें मैग्नेटिक वेव का जो है इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, ब्रेन का एमआरआई वगैरह होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई मशीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल, कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर इनमें से किस कौन सा जो है एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज
यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे। याद रहेगा, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए। आपको पता है क्वेश्चन फॉर यू आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। जो सही आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड, कह रहा है कि जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कोई चेंज नहीं होता है, या पहले इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो जो सही आंसर होगा कमेंट करके बताइएगा कि जब लिक्विड को अगर हीट किया जाता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फाइनली कैसा लगा आज की ये क्लास, कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए 25 मार्च से आपका पेपर है और आज आपका 2 मार्च हो गया, ठीक है। एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी एकदम फास्ट ट्रैक करके रखिए, ठीक है। सो फाइनली फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय।